वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। लंबी सांस लो और कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करने। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन फॉर सी ए सी एम ए फाइनल। यहाँ पे आज हम टॉपिक देखने वाले हैं रिफंड 2। आर यू रेडी? यस बोलिए। चलिए, तो कल के सेशन में हमने रिफंड 1 का पूरा कंप्लीट प्रोसीजर देख लिया था। और उसके बाद में स्पेशली ओके एक्सपोर्ट होता है और ऑप्शन 2 में एक्सपोर्ट होता है, तो वो सिचुएशन में आईजीएसटी की रिफंड की प्रोसीजर हमने देख ली थी। ये प्रोसीजरल पार्ट है। नाउ नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट देखा था डीम एक्सपोर्ट वाला। हाँ, तो एग्जाम के हिसाब से डीम एक्सपोर्ट वाला एक कॉन्सेप्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट आते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर। ये मर्चेंट एक्सपोर्टर जिसे पेनल्टीमेट सप्लाई भी कहते हैं, या ओके एक्सपोर्ट थ्रू मर्चेंट एक्सपोर्टर, जिसको रूल 894 बी कहा जाता है। 894 ए जो है वो डीम एक्सपोर्ट कहा जाता है, और रूल 894 बी ये सप्लाई थ्रू मर्चेंट एक्सपोर्टर कहा जाता है। अगर आप डीम एक्सपोर्ट देखते हो तो डीम एक्सपोर्ट में मैंने क्या पढ़ा है आपको? डीम एक्सपोर्ट में मैंने ये पढ़ा है कि इंडिया का कोई मैन्युफैक्चरर ऐसे नोटिफाइड पर्सन को सप्लाई कर रहा है जो एडवांस ऑथराइजेशन ईपीसीजी स्कीम, या वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, या बैंक सप्लाई ऑफ गोल्ड बाय बैंक या पीएसयू हो गए, इनको सप्लाई कर रहा है, तो ये डीम एक्सपोर्ट माना जाएगा और इसके रिफंड आइदर सप्लायर या रिसिपिएंट दोनों में से मिलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट अब ये समझ लो कि एक और टाइप का एक्सपोर्ट है मर्चेंट एक्सपोर्टर। अगर कोई सप्लायर है और वो सप्लायर डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो ऐसे एक्सपोर्टर को दे रहा है जो नोटिफाइड नहीं है, नॉर्मल एक्सपोर्टर है, मर्चेंट एक्सपोर्टर है, और ये मर्चेंट एक्सपोर्टर नॉर्मल है, नोटिफाइड नहीं है, और वो आगे एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो सिचुएशन में ये जो सप्लायर है जो मर्चेंट एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे इसको कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे दिए, ओके, मर्चेंट एक्सपोर्टर के थ्रू। तो अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? डीम एक्सपोर्ट में ये जो रिसिपिएंट है जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं वो नोटिफाइड पर्सन है, और ये केस में ये नोटिफाइड वगैरह नहीं है, ये एक्सपोर्टर है। और ये एक्सपोर्टर जो है ओके ये एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो ये नो डाउट अपने जुरिडिक्शनल ऑफिसर से परमिशन लेगा कि मुझे डोमेस्टिक मार्केट से माल खरीदना है। अब गवर्नमेंट ने यहाँ स्कीम क्या दी है मर्चेंट एक्सपोर्टर के केस में? मर्चेंट एक्सपोर्टर के केस में गवर्नमेंट ने स्कीम ये दी है कि अगर कोई सप्लायर ये मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई कर रहा है जो गुड्स यूज करेगा फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, तो ये सिचुएशन में ये सप्लायर जब सप्लाई की जो वैल्यू होगी, इनवॉइस वैल्यू होगी, उसके ऊपर जीएसटी लगाएगा। और जीएसटी फुल रेट से नहीं लगाएगा, एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ रेट से जीएसटी लगाएगा। यहाँ पे जैसे ओके यहाँ पे 0.01%, तो यहाँ पे जो जीएसटी लगाया जाएगा यानी सी जीएसटी 0.05 और एस जीएसटी 0.05%। ओके, तो इस तरह से इतना जस्ट अमाउंट का जीएसटी लगाया जाएगा। और ये जो जीएसटी है यहाँ पे 0.1% यहाँ पे, तो 0.1% यहाँ पे जीएसटी लगाया जाएगा। तो ये जो जीएसटी लगाया जाएगा एक नॉमिनल जीएसटी लगा के, बहुत ही कम, यानी 0.05 सी जीएसटी 0.05 एस जीएसटी, ये लगा के मर्चेंट एक्सपोर्टर को दे दिया जाएगा। मर्चेंट एक्सपोर्टर बाद में ये जो नॉमिनल अमाउंट का जीएसटी है वो इसका रिफंड क्लेम कर लेगा। तो यहाँ रिफंड जो है सिर्फ मर्चेंट एक्सपोर्टर को मिलेगा, वो भी टैक्स लगने के बाद। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सर फिर लगाए क्यों, एग्जाम दे देते? नहीं बेटा, अगर ये सप्लायर को एग्जाम्शन मिल जाता जो मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई कर रहा है जो आगे एक्सपोर्ट करने वाला है अंडर बॉन्ड और एलयूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे एक्सपोर्ट करना चाहिए अंडर बॉन्ड या एलयूटी, तो अगर इसको एग्जाम्शन दे दिया जाता तो इसको क्रेडिट नहीं मिलते। ये सप्लायर को गवर्नमेंट को क्रेडिट देना है, ये सप्लायर को क्रेडिट देना है, तो इसको टैक्सेबल में रखना जरूरी था। और इसको टैक्सेबल में रखना जरूरी है मतलब कुछ तो टैक्स उसके ऊपर होना चाहिए, इसलिए बहुत ही नॉमिनल टैक्स लगा दिया, और वो यहाँ पे टैक्स लगा के जाएगा और मर्चेंट एक्सपोर्टर को रिफंड मिल जाएगा। तो दोनों का काम हो गया। दूसरी बात, क्या सप्लायर जो इनपुट यूज करेगा ऐसे गुड्स में, क्या उसको आईटी से मिल जाएगी? हाँ, आईटी से भी मिल जाएंगे। और दूसरी बात, इसको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में, ये जो सप्लायर है ओके इसको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में इसका रिफंड भी मिल जाएगा। इन्वर्टेड क्यों हुआ? क्योंकि उसने 18% का रॉ मटेरियल खरीदा होगा, समझ लो। तो 18% का रॉ मटेरियल खरीदा और उसका आउटपुट टैक्स जस्ट स्मॉल परसेंटेज 0.1% में ओके जा रहा है, तो इतने स्मॉल परसेंटेज में जा रहा है उसका, तो उसका तो आईटी से एक्यूमुलेट होगा। तो सप्लायर कैन क्लेम अ रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी अंडर द इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, वो क्लेम कर सकता है, और यहाँ मर्चेंट एक्सपोर्टर रिफंड क्लेम कर लेगा।
तो चलिए दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन की। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे आईजीएसटी होगा तो 0.1% और इंट्रास्टेट सप्लाई होगा तो 0.05%, एसजीएसटी 0.05% और इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय रजिस्टर्ड सप्लायर टू रजिस्टर रिसिपिएंट फॉर एक्सपोर्ट। हाँ, मतलब इंडिया का कोई भी रजिस्टर्ड सप्लायर जो रिसिपिएंट एक्सपोर्ट करने वाला है, जरूरी नहीं कि वो नोटिफाइड होना चाहिए, तो उसको वो एक्सपोर्ट कर सकता है। द एक्सेस टैक्स हैज बीन एग्जम्प्टेड बाय गवर्नमेंट। एक्सेस टैक्स का मतलब इतना ही टैक्स लगेगा, दैट इज 0.1%। इसके ऊपर का टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा। कंडीशंस क्या है? कंडीशन है कि रजिस्टर सप्लाई द गुड्स टू रजिस्टर रिसिपिएंट ऑन अ टैक्स इनवॉइस। ये जो सप्लाई होना चाहिए ये टैक्स इनवॉइस में होना चाहिए। ओके, जीएसटी उसके ऊपर लगना चाहिए। एमई मतलब मर्चेंट एक्सपोर्टर, यानी इसको हम एमई बोलेंगे, जो गुड्स ले रहा है। मर्चेंट एक्सपोर्टर चल एक्सपोर्ट टू गुड्स विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस बाय रजिस्टर्ड सप्लायर। यानी इसने जिस ये जो इनवॉइस की डेट है, इस इनवॉइस की डेट से 90 डेज के अंदर इसने एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। उसका कंसाइनमेंट 90 डेज में एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। उसके बाद में एमई शैल इंडिकेट जीएसटी ऑफ द सप्लायर एंड टैक्स इनवॉइस नंबर ऑन शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट। एमई जब एक्सपोर्ट करेगा तो एक्सपोर्ट करते वक्त शिपिंग बिल बनाएगा। तो इस शिपिंग बिल में कौन से सप्लायर से उसने खरीदा था, इस सप्लायर का इनवॉइस नंबर यहाँ पे डिक्लेयर करेगा और इस सप्लायर का जीएसटी भी यहाँ डिक्लेयर करेगा शिपिंग बिल में। वेरी गुड। उसके बाद में नेक्स्ट, एमई मस्ट रजिस्टर विद एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल और रिकॉग्नाइज कमोडिटी बोर्ड। एमई जो है, हाँ, इतनी रिक्वायरमेंट है कि एमई जो है एक अच्छा खासा बड़ा एक्सपोर्टर होना चाहिए, जो एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल में या रिकॉग्नाइज कमोडिटी बोर्ड में उसका कहीं रजिस्ट्रेशन चाहिए। कॉपी ऑफ परचेस ऑर्डर टू जुडिशनल ऑफिसर ऑफ द सप्लायर। हाँ, अब ये जो है, ये जो भी परचेस करेगा सप्लायर का जुडिशनल ऑफिसर जो होगा, तो इससे परचेस ऑर्डर आई है, ऐसे बंदे से परचेस ऑर्डर आई है जो एक्सपोर्ट करने वाला है, उसकी कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी ऑफिसर को कि देखो भाई, मुझे ऐसे बंदे से ऑर्डर जो एक्सपोर्ट करने वाला है, मुझे ये कम रेट वाला टैक्स लेने दो। तो उसकी परचेस ऑर्डर जुडिशनल ऑफिसर को दिखानी पड़ेगी। प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट टू बी गिवन टू द सप्लायर एंड हिज जुडिशनल ऑफिसर। तो प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट होने के बाद इसकी शिपिंग बिल की एक कॉपी ये जुडिशनल ऑफिसर को देनी पड़ेगी। ओके, तो ये जुडिशनल ऑफिसर को एक कॉपी देनी पड़ेगी और एक कॉपी इसको भेजनी पड़ेगी। ऐसी 2 कॉपी होगी। क्यों? तो क्यों, रीजन ये है कि इसका जब ऑडिट होगा और इसका रेट कम दिखेगा तो ऑडिटर जरूर पूछेगा या कोई भी ऑफिसर जरूर पूछेगा कम रेट क्यों लगाया। तो इसके पास उसका प्रूफ होना चाहिए कि भाई सामने वाले ने एक्सपोर्ट किया, सुनना, सामने वाले ने एक्सपोर्ट किया और वो एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट मेरे पास है और मैंने एक्सपोर्ट के लिए भेजा था और मैंने ऑफिसर की परमिशन ली, तो उसका प्रूफ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। फुल रेट अप्लीकेबल इफ गुड्स नॉट एक्सपोर्टेड विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। अगर इस सप्लायर ने 90 डेज में एक्सपोर्ट नहीं किया, मर्चेंट एक्सपोर्टर ने 90 डेज में एक्सपोर्ट नहीं किया, तो सप्लायर को जीएसटी फुल रेट से देना पड़ेगा, डिफरेंशियल अमाउंट से नहीं देना पड़ेगा। तो हाँ, इसकी गलती इस पर भारी पड़ सकती है। चलिए, तो हमने ये देखा रिगार्डिंग टू यहाँ पे मर्चेंट एक्सपोर्टर से रिलेटेड। तो मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन ऑफ रिफंड रिफंड मैक्सिमम कितने टाइम लिमिट में क्लेम होगा? तो 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। ये केस में रिलेवेंट डेट क्या है? तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, यानी जिस दिन गुड्स इसे रिसीव हो जाएगा मर्चेंट एक्सपोर्टर, क्योंकि मर्चेंट एक्सपोर्टर इसका रिफंड क्लेम करेगा, जो भी नॉमिनल टैक्स लग गया इसका रिफंड क्लेम करेगा। तो जिस दिन इसको गुड्स रिसीव हो जाएगा वहां से 2 साल के अंदर वो क्लेम करेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं अप्लीकेबल होगा, डायरेक्ट रिफंड है। फॉर्म RFD 01 रहेगा। अमाउंट ऑफ रिफंड जितना टैक्स दिया 0.05%, 0.05% या IGST होगा तो 0.1%। और डॉक्यूमेंट्स एंड कंडीशंस, तो कंडीशंस तो मैंने आपको बता दी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो डॉक्यूमेंट और कंडीशंस तो यहाँ पे दिया हुआ है। सर्कुलर नंबर एक है, सप्लाइज द गुड्स एट कंसेशनल रेट एलिजिबल टू टेक ITC ऑन कंसेशनल टैक्स सो पेड एंड रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जो सप्लायर ये कंसेशनल रेट पे दे रहा है वो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में रिफंड क्लेम कर सकता है। और एक्सपोर्ट ओनली अंडर LUT और बॉन्ड एंड नॉट ऑन पेमेंट ऑफ IGST। मतलब ये एक्सपोर्ट जो होना चाहिए आगे मर्चेंट एक्सपोर्टर से, ये बॉन्ड या LUT में होना चाहिए, अंडर ऑप्शन 1 ही होना चाहिए, नॉट अंडर ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में ही होना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, तो ये सारे मर्चेंट एक्सपोर्टर के पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए।
दूसरा सप्लाई ऑफ गुड्स टू एसईजेड और डेवलपर ऑफ एसईजेड। तो यस, एसईजेड को अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो एसईजेड के केस में अप्रूव्ड ऑपरेशन के लिए होना चाहिए। नो डाउट प्रोसीजर 1 पर ही आपका रिफंड क्लेम फाइल होगा। तो 2 years फ्रॉम रिलेवेंट डेट, एंड रिलेवेंट डेट कब से? ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज। अगर आप एसईजेड को सप्लाई कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट है, आप एसईजेड को सप्लाई कर रहे हो और ऑथराइज ऑपरेशन के लिए सप्लाई कर रहे हो। आई रिपीट, प्रोसीजर तो सेम रहेगी रिफंड की, पर ऑथराइज ऑपरेशन के लिए सप्लाई कर रहे हो, यहां लिख देना फॉर ऑथराइज ऑपरेशन, फॉर ऑथराइज ऑपरेशंस के लिए सप्लाई कर रहे हो, तो वो सिचुएशन में आपको जो है यहां पे 2 साल के अंदर ऑथराइज ऑपरेशन के लिए सप्लाई कर रहे हो तो आपको यहां पे 2 साल के अंदर रिफंड मिलेगा। 2 साल कहां से? तो 2 साल, ओके, द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज। मतलब सप्लायर जो मंथ में एसईजेड को सप्लाई किया उस मंथ का जो रिटर्न का ड्यू डेट होगा वहां से। ओके, डॉक्ट्रिन अप्लीकेबल इन सर्टेन केसेस, मतलब अगर इसने बर्डन पास ऑन कर दिया होगा तो फिर रिफंड नहीं मिलेगा, अगर बर्डन पास ऑन नहीं किया होगा तो रिफंड मिल जाएगा। फॉर्म RFD 01 होगा। एसईजेड को सप्लाई ऑलवेज इंटरस्टेट बोला जाता है एज पर सेक्शन 75 ऑफ IGST एक्ट। तो IGST जो पे हुआ, ठीक है, एसईजेड को सप्लाई ऑलवेज इंटरस्टेट कहा जाता है। एंड नेक्स्ट बेटा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एंड कंडीशंस। डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे? स्टेटमेंट कंटेनिंग द नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइस, एविडेंस रिगार्डिंग गुड्स एडमिटेड इन फुल फॉर ऑथराइज ऑपरेशन, यह हाईलाइट करना, ऑथराइज ऑपरेशन एज इंडोर्स्ड बाय स्पेसिफाइड ऑफिसर ऑफ एसईजेड। सर्विस अगर आपने दिया तो नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइस, एविडेंस की उसने ऑथराइज ऑपरेशन के लिए यूज किया, एंड डिटेल ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विद प्रूफ देयर ऑफ मेड बाय रिसिपिएंट टू द सप्लायर फॉर ऑथराइज ऑपरेशन, and declaration to the effect that tax has not been collected from SEZ unit or SEZ developer। हाँ, आपको आप जब SEZ को सप्लाई करोगे तो SEZ से ये पॉइंट हाईलाइट करना, डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा कि आपने उनसे जीएसटी नहीं लिया, क्योंकि उनसे जीएसटी नहीं लिया होगा तो ही डॉक्ट्रिन आपको अप्लीकेबल नहीं होगी और रिफंड आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था रिगार्डिंग टू SEZ से केस में, ये आप पढ़ सकते हो। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया मर्चेंट एक्सपोर्टर और SEZ को जो सप्लाई किया गया। चलो अब मेन जो जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया है, इसके ऊपर हम यहाँ पे फटाफट रिवीजन ले लेते हैं और ये एग्जाम के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ZRS विद बॉन्ड और LUT और एंड रिफंड ऑफ ITC, बॉन्ड और LUT एंड यहाँ लिख दो रिफंड ऑफ ITC, रिफंड ऑफ, स्पेशली आप ITC के रिफंड क्लेम कर रहे हो, ITC के रिफंड क्लेम कर रहे हो। अब मैं वापस से डायग्राम लेता हूँ, जो डायग्राम मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर भी पढ़ाई थी। कौन सी डायग्राम? तो देखिए, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट में 2 ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन 1, आप अंडर बॉन्ड या LUT एक्सपोर्ट करो, आपको यहाँ पे GST देने की जरूरत नहीं है जो भी आपका आउटवर्ड सप्लाई होगा। और ऑप्शन 2, विदाउट बॉन्ड और LUT, तो वो नोटिफाइड केस में अलाउड है, मैं ऊपर पढ़ा चुका हूँ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्शन 1 में अगर आप बॉन्ड दे रहे हो, LUT दे रहे हो, तो आपके आउटवर्ड सप्लाई पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। एंड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर GST आपका गुड्स एक्सपोर्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी, एक्सपोर्ट आप गवर्नमेंट के दामाद हो। अब दूसरा, आप अगर एक्सपोर्ट करते हो तो आउटपुट पे तो गवर्नमेंट ने बेनिफिट दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट साथ साथ में आपको इनपुट पे भी बेनिफिट देगी। आपने ये एक्सपोर्ट गुड्स बनाने के लिए इनपुट्स यूज किए होंगे, इनपुट सर्विस यूज की होगी या कैपिटल गुड्स यूज किए होंगे, तो ऐसे केस में उसके ऊपर GST लग के आया होगा और वो GST का आपको ITC मिला होगा। लेट्स अज्यूम दैट ओके, इनपुट और इनपुट सर्विस का ITC आपका 6 लाख का है और कैपिटल गुड्स का 2 लाख का है। लेकिन गवर्नमेंट ने रूल 89(4) में एक फॉर्मूला दिया है और रूल 89(4) में गवर्नमेंट ने कहा कि इस एक्सपोर्ट में जो अंडर बॉन्ड है, उस एक्सपोर्ट में अगर आप जो है यहाँ पे इनपुट्स यूज कर रहे हो तो आप ये इनपुट और इनपुट सर्विस का ITC क्लेम कर सकते हो और ये ITC आप डोमेस्टिक सप्लाई में जो GST लगेगा उसके अगेंस्ट में यूज कर सकते हो। और समझ लो आपको वो ITC यूज नहीं करना है डोमेस्टिक सप्लाई के अगेंस्ट में, तो आप उसका ITC का रिफंड क्लेम कर सकते हो। ITC के रिफंड
दो ही केसेस में मिलते हैं, एक जीरो रेटेड सप्लाई जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, और इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्कशन इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। ये दो ही केसेस में आईटीसी के रिफंड मिलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे गवर्नमेंट आईटीसी के एक्सेस बैलेंस के रिफंड देने को रेडी है, अगर आपको उसको यूज नहीं करना होगा तो। पर वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम ये फॉर्मूला पढ़ेंगे और इसको एलैबोरेट करेंगे, इसका हर पॉइंट एलैबोरेट करेंगे, तो आपके नेट आईटीसी जिसका रिफंड कैलकुलेट हमें करना है, इसमें सिर्फ इन्होंने इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज ही लिया है, कैपिटल गुड्स कवर नहीं किया है। मतलब ये हुआ कि कैपिटल गुड्स अगर आप यूज कर रहे हो तो उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो, उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो, पर उसका आप रिफंड नहीं ले सकते हैं, रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विस का ही मिलेगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये था कि गवर्नमेंट सिर्फ उतने ही इनपुट और इनपुट सर्विस का रिफंड देगी जो एक्सपोर्ट में यूज हुए हैं। अगर आपका ओनली एक्सपोर्ट सप्लाई है तो फिर तो पूरा आई और आईएस का रिफंड मिल जाएगा, लेकिन आपका एक्सपोर्ट सप्लाई भी है और डोमेस्टिक सप्लाई भी है, तो गवर्नमेंट फिर वो आई और आईएस जो एक्सपोर्ट में यूज हुआ अंडर बॉन्ड उसका ही रिफंड देगी। वो कैसे कैलकुलेट करेगी? तो गवर्नमेंट ने रूल 89(4) में रूल 89(4) में ये फॉर्मूला दिया है। और ये फॉर्मूला क्या दिया है? गवर्नमेंट कहती है अगर आपके डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों टाइप के सप्लाई हो गए, मे बी गुड्स का होगा, मे बी सर्विस का होगा, या दोनों का सप्लाई होगा, तो वो केस में आपका रिफंड अमाउंट क्या होगा? तो वो कहती है टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब अगर जीरो रेटेड सप्लाई मतलब टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब जो अंडर बॉन्ड आपने एक्सपोर्ट किया, अंडर बॉन्ड या एलयूटी आपने एक्सपोर्ट किया, ओनली अंडर बॉन्ड या एलयूटी आपने एक्सपोर्ट किया, उसका टर्नओवर प्लस आप सर्विसेज कर रहे हो तो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ZRSS। भाई साहब चाहे कुछ भी हो जाए ये पढ़ के जाना, रूल 89(4) ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया है क्वेश्चन पूछने। तो आपने सर्विसेज होगी तो सर्विस समझ लो, आप सप्लायर ऑफ गुड्स होगे तो ओनली गुड्स लो, ओनली आप सप्लायर ऑफ सर्विसेज होगे तो ओनली सर्विसेज लो, दोनों होगे तो दोनों लो, डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। उन्होंने सिर्फ टोटल टर्नओवर नहीं बोला है, उन्होंने कहा है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का है इनटू नेट आईटीसी, तो आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी का रिफंड देंगे। सिंपल वे में अगर मैं समझाऊं तो एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी, नेट आईटीसी में इनपुट और इनपुट सर्विस, प्रोपोर्शनेट रिफंड गवर्नमेंट देगी आपको। चलिए क्लियर। एलिजिबिलिटी ऑफ रिफंड, एक्सपोर्ट आर लायबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, सॉरी नॉन एलिजिबिलिटी ऑफ रिफंड, ये इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन ये रिफंड जो आईटीसी का है आपको दो केसेस में नहीं मिलेगा। एक, जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर ऑलरेडी एक्सपोर्ट ड्यूटी आ रही है, हम रिफंड क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम एक्सपोर्टर को प्रमोट करते हैं। लेकिन अगर आपका गुड्स ऐसा होगा जो कस्टम एक्ट शेड्यूल 2 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट के हिसाब से यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी है, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब ही ये है कि गवर्नमेंट उस गुड्स को प्रमोट नहीं करना चाहती है, इसलिए तो एक्सपोर्ट ड्यूटी है। तो अगर आपके गुड्स पे ऑलरेडी एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी तो गवर्नमेंट आपको आईटीसी लेने देगी, आईटीसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर उसके रिफंड नहीं देंगे। गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है ऐसे गुड्स पे जिसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। और दूसरा, ड्रॉबैक क्लेम फॉर सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अगर आपने कस्टम्स में ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम किया होगा, एक रिफंड कॉन्सेप्ट है कस्टम में ड्यूटी ड्रॉबैक, अगर ड्रॉबैक क्लेम किया होगा तो आपको यहाँ पे रिफंड नहीं मिलेगा। एक सर्कुलर था जिसने ये कहा एक्सपोर्ट गुड्स आर नील रेट और एग्जम्प्ट इज नॉट ट्रीटेड एज सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड रिफंड इज अवेलेबल। रिफंड कब नहीं मिलेगा? जब आपके गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी तो रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपका गुड्स एग्जम्प्ट है या नील रेट पे है तो यू कांट से इट सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। वो एग्जम्प्ट है, नील रेट है, मतलब सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है, तो वो सिचुएशन में आपको रिफंड मिल जाएगा क्या? तो ये सर ये नहीं समझा लाया क्यों? क्योंकि कुछ ऑफिसर ने ये कहा था नील रेट इज अ रेट। अगर नील रेट है तो फिर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी हुआ, लेवी टू एक्सपोर्ट ड्यूटी हुआ। क्योंकि एक्सपोर्ट गुड्स में नील लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट टू ड्यूटी हुआ। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, सब्जेक्ट टू ड्यूटी मतलब उसके ऊपर कुछ ड्यूटी एक्चुअल लग रही हो। अगर गवर्नमेंट ने वो एक्सपोर्ट गुड्स पे एग्जाम दिया होगा
या नील रेट होगा तो सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं माना जाएगा और इस फॉर्मूला के हिसाब से रिफंड मिल जाएगा। चलिए अब थोड़ा इसका एक ये फॉर्मूला और इसके क्वेश्चंस आपको अभी लेक्चर होने के बाद ओके यहाँ खुद पहले ट्राई करना है और क्वेश्चनियर मैं कल तक अपलोड कर देता हूँ ओके तो सो दैट आपको इसका क्वेश्चनियर भी यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चनियर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं सब अपलोड कर दूंगा ओके इस चैप्टर के, तो वो आपने देख लेना है। चलो अब दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट को समझो कि ये जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे निकाला जाएगा। ये तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलते। रिफंड अमाउंट मतलब मैक्सिमम रिफंड दैट इज एडमिसेबल। नेट आईटीसी यानी क्या? नेट आईटीसी यानी टोटल आईटीसी ऑफ आई एंड आईएस, कैपिटल गुड्स मत लेना, ऑफ रिलेवेंट पीरियड, जो पीरियड का आप रिफंड क्लेम करोगे, मतलब 1 मंथ 3 मंथ्स 6 मंथ्स 1 ईयर, जो भी पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो ओके तो उसका आई प्लस आईएस आईटीसी ओके लेस आईटीसी ऑफ इनपुट फॉर विच रिफंड इज क्लेम अंडर 894A और 894B। और ऐसे कोई आईटीसी आपने जिसका रिफंड आपने क्लेम कर लिया होगा। थोड़ा इस बात को समझा देता हूं। अगर आप 894A डीम एक्सपोर्ट में ऊपर आते हो और समझ लो ये जो बंदा है, ये बंदा ओके नॉर्मल एक्सपोर्ट भी करता है और कुछ डीम एक्सपोर्ट में गुड्स भी लेता है ओके इसका कोई एक ही सप्लायर थोड़ी होगा, इसके और सप्लायर होंगे जहां से जीएसटी इनवॉइस लिया होगा ओके और एक डीम एक्सपोर्ट वाला होगा, मेन गुड्स का डीम एक्सपोर्ट होगा। तो अगर ये बंदा आगे एक्सपोर्ट कर रहा है और आगे एक्सपोर्ट कर रहा है तो 894 में भी रिफंड क्लेम कर रहा है, तो ये बंदा अगर ओके 894 में भी रिफंड क्लेम कर रहा है और तो इस उस महीने में जो ये इनपुट और इनपुट सर्विस का टोटल आईटीसी लेगा उसमें से वो इनपुट का आईटीसी रिड्यूस कर देगा जो 894A में क्लेम किया था रिफंड, यानी ये प्रोसीजर फॉलो करके रिफंड क्लेम किया था। समझ लो इसकी 2 परचेसेस है, एक 5 लाख की नॉर्मल परचेस है और एक जो है 1 लाख की डीम एक्सपोर्ट वाली परचेस है जिसका ये रिफंड क्लेम कर रहा है 894A में, ये रिफंड क्लेम कर रहा है 894A में। तो अगर ये 894A में रिफंड क्लेम कर रहा है तो ऐसे केस में टोटल कितना, एक 5 लाख का परचेस है, समझ लो 5 लाख के परचेसेस पे भी 5 लाख परचेसेस पे भी 12% यानी 60,000 60,000 प्लस ये इनपुट 72,000, तो ऐसे केस में उसका टोटल इनपुट का आईटीसी 72 हो गया, पर उसमें से ये 12,000 894A में वो रिफंड क्लेम कर चुका है, तो ये रिड्यूस कर दो, डबल बेनिफिट थोड़ी मिलेगा, ये रिड्यूस कर दो अगर वो रिफंड क्लेम कर चुका है। सर अगर उसने ये इनपुट का रिफंड क्लेम नहीं किया होगा, तो ये इनपुट का रिफंड क्लेम इसने नहीं किया होगा या सप्लायर ने नहीं किया होगा, सुनना सप्लायर ने भी रिफंड क्लेम कर लिया होगा, इसका तो रिड्यूस करना पड़ेगा, तो इसने नहीं क्लेम किया हो, सॉरी ये बंदे ने क्लेम नहीं किया हो या सप्लायर ने क्लेम नहीं किया हो और इसने आईटीसी लिया हो, तो मैंने क्लियर कहा अगर आईटीसी लिया हो तो वो 894A का नहीं माना जाता है, विल नॉट बी ट्रीटेड एज 894A। आई रिपीट, विल नॉट बी ट्रीटेड एज 894A, फिर रिड्यूस करने की जरूरत नहीं। सो इट शैल बी कंसीडर अंडर 894 और 5 कैलकुलेशन, मतलब वो आईटीसी में कंसीडर हो जाएगा टोटल कैलकुलेशन में। ये रिड्यूस तभी करना पड़ेगा जब उसने रिफंड लिया होगा तो रिड्यूस कर भाई, डबल बेनिफिट नहीं देंगे। रिफंड नहीं लिया होगा, आईटीसी में ऐड कर दिया होगा, रिफंड नहीं क्लेम कर रहा है ये या सप्लायर, तो फिर रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये केयरफुली देखना कि ये बंदा आईटीसी ले रहा होगा तो लेस मत करना, इवन दो डीम एक्सपोर्ट होगा, ईओयू को सप्लाई हुआ होगा और ये बंदा रिफंड क्लेम किया होगा, लिखा होगा, तो ही आपने रिड्यूस करना है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो 894A या फिर 894B, 894B मतलब मर्चेंट एक्सपोर्टर ओके, तो आपने कोई ओके मर्चेंट एक्सपोर्टर मतलब ये वाला सेकंड वाला, इस बंदे ने एक ऐसा सप्लायर है जिसका स्मॉल रेट से परचेस किया और दूसरे सप्लायर से नॉर्मल रेट से परचेस किया और ये भी एक्सपोर्ट कर रहा है और ये बंदा 894 में भी रिफंड क्लेम कर रहा है और 894B में भी रिफंड क्लेम कर रहा है, दोनों में भी रिफंड केस डाल रहा है। क्यों? क्योंकि इसका एक ही इनपुट 894B में है जो स्मॉल परसेंटेज से है, बाकी सारे इनपुट्स उसके नॉर्मल टैक्स में है, तो वो इधर भी रिफंड क्लेम करेगा। अगर वो इधर रिफंड क्लेम कर रहा है तो जो रिफंड स्मॉल परसेंटेज वाला है जो वो 894B में क्लेम कर चुका है तो उसको वो रिड्यूस करना पड़ेगा। आई होप आपको समझा होगा। तो 894A 4B के कुछ इनपुट्स होंगे जो आपने रिस्पेक्टिव रूल में रिफंड क्लेम कर लिए होंगे, तो फिर यहां से रिड्यूस करो, उतना कम करो
ओके, और वो आपका आएगा नेट आईटीसी, आपका आएगा नेट आईटीसी एंड ओनली आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विस शैल बी कंसीडर एंड नो हाँ, आपको कैपिटल गुड्स का नहीं लेना है, आय और आयस का लेना। आई होप आपको समझा होगा नेट आईटीसी। समझा होगा तो फिर देख क्या रहे, लाइक करो, कमेंट्स दो। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब दूसरा क्या बोलते हैं, चलो नेट आईटीसी तो हमारा हो गया, ये फॉर्मूले का ये पार्ट हो गया। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगर जीरो रेटेड सप्लाई, सॉरी पहले टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स देख लेते हैं, जेआरएस ऑफ गुड्स देखते हैं, फिर सर्विसेज देखते हैं। जब आप जेआरएस ऑफ गुड्स निकालोगे तो आपको एक बात तो क्लियर है कि जो प्रॉब्लम में एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड दिया होगा उसकी वैल्यू लेना। तो एक्चुअल टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स इन अ रिलेवेंट पीरियड, जो पीरियड का, जैसे 1 मंथ का आप अगर रिफंड ले रहे हो तो 1 मंथ में कितना जेआरएस किया ऑफ गुड्स का, 3 महीने का ले रहे हो तो 3 महीना, 6 महीना ले रहे हो तो 6 महीने का, जो भी आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया होगा उसका टोटल टर्नओवर। जो बॉन्ड और एलयूटी में है, ऑप्शन 1 वाला ही लेना, जो बॉन्ड और एलयूटी में है तो उसका एक्चुअल टर्नओवर, इसको एक्चुअल को हाईलाइट करो, और 1.5 टाइम्स ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड व्हिचएवर इज हायर, या फिर ओके वैसा ही गुड्स आपने डोमेस्टिकली सप्लाई किया होगा तो वैसा ही गुड्स आपने डोमेस्टिकली सप्लाई किया होगा उसका 1.5 टाइम्स, दोनों में से व्हिचएवर इज हायर, वो आपका टर्नओवर माना जाएगा। पर इसमें अब आपको और 2 फैक्टर लेना है। वो क्या कहते हैं, जब आप ये टर्नओवर या टर्नओवर और वैल्यू भी कह सकते हो आप, तो आप जब जेआरएस का वैल्यू ले रहे हो तो ये जो नीचे एक्सप्लेनेशन है ये क्या कहते हैं, देखो, द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया शैल बी टेकन एज फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू डिक्लेयर्ड इन शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट एज द केस में बी, और वैल्यू डिक्लेयर्ड इन टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई व्हिच इज लेस। मतलब क्या, ये जब आप एक्चुअल वैल्यू लोगे तो एक्चुअल वैल्यू ओके जो शिपिंग बिल में है, या इनवॉइस में है, तो अब आपको 3 फैक्टर देखना है। आपको प्रॉब्लम में दी जाएगी कि जो गुड्स एक्सपोर्ट हुआ उसकी शिपिंग बिल की वैल्यू है 1 लाख रुपए, इनवॉइस वैल्यू है 80,000 रुपीज, और वैसे गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाई होता है तो उसकी है 1.20, तो 1.20 का 1.5, तो 1.5 कर लेना। तो ये तीनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर, समझ लो ये 1 लाख है, व्हिचएवर इज लोअर, 1 लाख, इनवॉइस वैल्यू 80,000 है, शिपिंग बिल ओके 1 लाख। सर ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है कस्टम डिपार्टमेंट ने नहीं माना आपकी एक्चुअल वैल्यू, कस्टम डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए होगी, और वैल्यूएशन कस्टम डिपार्टमेंट ने 1 लाख पे कर दिया जबकि आपकी इनवॉइस वैल्यू 80,000 थी। या फिर ओके 1.5 टाइम्स ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड, अब लाइक गुड्स डोमेस्टिकली 1.2 लाख पे होता है, तो इसका 1.2 इंटू 1.5 यानी कितना हुआ, तो 1,80,000 रुपए इसके। तो इन तीनों में से ये और ये, इन तीनों में से जो लोअर होगा वो लोअर वैल्यू आप जेआरएस की वैल्यू लो, लेस। ओके, इसमें से क्या लेस करना है, अगर आपने कोई 89(4)A और 4B का टर्नओवर किया होगा, हाँ आपने 89(4)A 4B का टर्नओवर किया होगा तो वो लेस कर दो जो आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा। जिसका रिफंड क्लेम किया होगा, लेस तभी करना, जोर से बोलो मेरे साथ, लेस तभी करना जब रिफंड क्लेम किया होगा। ओके, रिफंड नहीं क्लेम किया होगा तो लेस करने की जरूरत नहीं है। तो जो वैल्यू आएगी वो जेआरएस की, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की वैल्यू आएगी। चलिए, ये तो देखा हमने जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की वैल्यू कैसे निकालना। अब यहाँ पे टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज कैसे निकालना, सप्लाई ऑफ सर्विसेज की वैल्यू कैसे निकालना वो दिया है। मीन्स वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर अ बॉन्ड और एलयूटी, यानी आपने अंडर बॉन्ड या एलयूटी वही लेना है आपको, दूसरा नहीं लेना है। जो सर्विसेज बॉन्ड में दी, एलयूटी में दी, वही कैलकुलेटेड इन फॉलोइंग मैनर। ये थोड़ा मिक्स है, एक्रूअल और रिसिप्ट दोनों का मिक्स है। ये क्या कहते हैं, देखो, पेमेंट रिसीव ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड फॉर जेआरएस, इस मंथ में या क्वार्टर में जो भी आप पीरियड ले रहे हो, तो टोटल आपको जो जेआरएस का अमाउंट मिला, पहले टोटल अमाउंट ले लो, एड जेआरएस वेयर सप्लाई हैज बीन कंप्लीटेड फॉर विच पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस इन एनी पीरियड प्रायर टू रिलेवेंट पीरियड, ओके, प्लस अब उसमें उसकी वैल्यू ऐड करो जो सर्विस अभी सप्लाई हुई इस टैक्स पीरियड में, एडवांस पहले मिल गया था और पर सर्विस अभी सप्लाई हुई, तो वो भी ऐड करो उसके अंदर, लेस advances received for zero rated supply of services for which supply of service has not been completed
एडवांसेस रिसीव्ड एंड सर्विस हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। ओके, और उसमें से लेस करो ऐसा सर्विस का एडवांस जो इस मंथ में मिला पर बाद में होगी। इन शॉर्ट ओके, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आपको टोटल रिसिप्ट, क्योंकि सर्विस है तो एक्सपोर्ट रिसिप्ट बेसिस पे होता है, तो जो रिसीव हुआ इस मंथ में ओके प्लस जो प्रोवाइड हुआ, दोनों का मिक्स है। रिसीव हुआ, टोटल रिसीव हुआ प्लस जो टोटल इस मंथ में प्रोवाइड हुआ जिसका एडवांस पहले मिला पर इस मंथ में प्रोवाइड हुआ, वो ऐड करो। और आपने टोटल रिसिप्ट ले ली थी, तो अगर कोई एडवांस होगा जो इस मंथ में मिला होगा पर सर्विस बाद में होगी, तो फिर वो अभी मत कंसीडर करो, जब वो बाद में कंप्लीट होगी तब ऐड होगा, तो वो लेस कर दो, तो वो आपका आ जाएगा जेड आर एस एस। ये लर्न करके चले जाना फॉर्मूला, अगर समझाओगा तो ठीक, नहीं तो लर्न करके चले जाना। सिंपल है, टोटल पेमेंट रिसीव्ड प्लस सर्विस प्रोवाइडेड इन सर्विस एक्सपोर्टेड इन दिस मंथ अंडर बॉन्ड और एलयूटी फॉर विच एडवांस अर्लियर रिसीव्ड लेस इन दिस टोटल पेमेंट रिसीव्ड एनी एडवांस, तो डिडक्ट दैट एडवांस फॉर द सर्विस टू बी कंप्लीटेड आफ्टरवर्ड। ये आपका हो जाएगा जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। चलिए दोस्तों, ये हमने देख लिया यहाँ पे कि अब आते हैं एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। अब मैं एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या लेना है आपको, तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मतलब पूरा टर्नओवर ले लेना है। पूरा टर्नओवर मतलब अगर गुड्स होगा तो टर्नओवर इन स्टेट और यूटी, टर्नओवर इन स्टेट और यूटी, तो टर्नओवर इन स्टेट का मतलब ऑल टैक्सेबल सप्लाई, गुड्स का होगा तो ऑल टैक्सेबल सप्लाई, उसके बाद में ऑल एग्जाम सप्लाई, ऑल एग्जाम सप्लाई पहले तो ले लो एग्जाम सप्लाई, फिर उसके बाद में एक्सपोर्ट, अंडर बॉन्ड, विदाउट बॉन्ड, जो भी होगा, इंटरस्टेट सप्लाई, सब ले लो टर्नओवर इन स्टेट फॉर गुड्स। पर उसमें सर्विस का मत लेना, सर्विस का उन्होंने नीचे दिया है। तो टर्नओवर लेते वक्त आपने पूरा लेना, लेकिन इसमें दो फैक्टर आपने याद रखना। कौन से दो फैक्टर आपको याद रखने, जस्ट मिनट बेटा। आपको कौन से दो फैक्टर याद रखने हैं, एक जो रिस्ट्रिक्शन 150% ऑफ वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड ओके टर्न इन जीरो रेटेड सप्लाई वुड अप्लाई आल्सो टू द एडजस्टेड टर्नओवर और वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एफओबी और इनवॉइस। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि जब आप टोटल टर्नओवर लोगे और टोटल टर्नओवर में ये एक्सपोर्ट टर्नओवर अंडर बॉन्ड लोगे, तो उसकी वैल्यू उतनी लेना जितनी यहाँ विचेवर इज अर्लियर आई, सॉरी विचेवर इज लोअर आई। तो यहाँ जो आपने लोअर वैल्यू फिक्स किया था वही नीचे टोटल में ऐड करना। ओके, स्पेशली जब आप इसका टर्न और नीचे टोटल में ले रहे होगे, तो जितना ऊपर लिया उतना ही नीचे लेना है, इस बात का ख्याल रखना है। बी, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ क्लॉज डी एंड नॉन जीरो रेटेड सप्लाई। हाँ, सर्विस का लेते वक्त यानी टोटल टर्नओवर में गुड्स का लेते वक्त टर्नओवर इन स्टेट मतलब सारा टर्नओवर, और जब आप एक्सपोर्ट का लोगे तो एक्सपोर्ट का लेते वक्त ध्यान सुनिएगा, एक्सपोर्ट का लेते वक्त आपने उतना ही लेना एक्सपोर्ट का अंडर बॉन्ड, जितना ऊपर लिया उतना टोटल में लेना। और सर्विस का लेते वक्त ये जो जीरो रेटेड सप्लाई से जो टर्नओवर आया, ये जीरो रेटेड सप्लाई प्लस माइनस का जो टर्नओवर आया स्पेशली एक्सपोर्ट का ये, और बाकी जो आपका नॉन जीरो रेटेड है जो डोमेस्टिक वगैरह सप्लाई होगा वो सप्लाई लिया जाएगा। तो वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड सप्लाईज, हाँ एक्सक्लूडिंग, अब ये आपके टर्नओवर में से अगर कोई एग्जाम सप्लाई होगा तो वो डिडक्ट कर दो। अब वो डिडक्ट करो मतलब आइदर आप लो ही मत, और अगर आपने टोटल में ले लिया होगा तो डिडक्ट करो, एग्जाम सप्लाई डिडक्ट कर दो। अब एक बात ख्याल रखना, लेकिन आपका एग्जाम सप्लाई ही एक्सपोर्ट है तो फिर वो जीरो रेट का कलर ले लेता है। सुनना फिर से, अगर आपका एग्जाम सप्लाई ही एक्सपोर्ट है तो फिर आप उसको एग्जाम नहीं बोलते, उसको जीरो रेट बोलते हैं। अगर उसको जीरो रेट बोलते हैं तो वो डिडक्ट नहीं होगा। तो प्रॉब्लम में यहाँ पे गूगली क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपका एग्जाम सप्लाई है और एग्जाम सप्लाई वो एक्सपोर्ट किया गया, एक्सपोर्ट किया तो एग्जाम भूल ही जाना, फिर वो एक्सपोर्ट में आ गया, फिर वो आपके कैलकुलेशन में आ गया, ऊपर भी आ गया, टोटल में भी आ गया, फिर वो रिड्यूस नहीं होगा। वो रिड्यूस होगा जो एग्जाम सप्लाई जो जीरो रेट नहीं है। और 89,4A,4B के टर्नओवर भी डिडक्ट हो गए, 89,4A,4B के ऊपर जीरो रेट से भी डिडक्ट हो गए और नीचे भी डिडक्ट हो गए। और रिलायंस पीरियड मतलब जो पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो। तो बेटा इस तरह से आपका रिफंड क्लेम लिया जाएगा, इस तरह से आपका रिफंड क्लेम लिया जाएगा। चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पे हम ले लेते हैं जो मैंने भी लिया था क्वेश्चनर में, और क्वेश्चनर्स के प्रॉब्लम जरूर आपने ट्राई करना। मिसेस XYZ मैन्युफैक्चर फर्निश फॉलोइंग इनटू एंड रिक्वेस्ट यू टू कंप्यूट मैक्सिमम अमाउंट रिफंड एलिजिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। भाई जीरो रेटेड सप्लाई किया तो ITC का रिफंड उसको चाहिए, ITC ऑफ इनपुट दिया और इनपुट सर्विसेज दिया, ठीक है। उसके बाद में कैपिटल गुड्स ये नहीं लेना है आपको, वैल्यू ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड 2000 क्वांटिटी है, शिपिंग बिल की वैल्यू दे दी, टैक्स इनवॉइस की वैल्यू दे दी, वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड इन इंडिया
सिमिलर गुड्स 2000 क्वांटिटी, इंडिया की वैल्यू दे दी 35 lakhs। ओके, इंडिया की वैल्यू दे दी 35 lakhs, ठीक है। पेमेंट रिसीव टुवर्ड्स सर्विस, हाँ, इस मंथ में पेमेंट मिला 5,50,000, उसमें से 50,000 एडवांस टुवर्ड सर्विस टू बी कंप्लीटेड आफ्टर करंट पीरियड। ओके, उसमें से 50,000 एडवांस है जो बाद में होने वाला है। सर्विस सप्लाइड फॉर एक्सपोर्ट इन रिलेवेंट पीरियड फॉर विच पेमेंट रिलेवेंट टू प्रायर पीरियड, हाँ, कुछ सर्विस अभी प्रोवाइड की जिसका पेमेंट पहले मिला था। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस इन इंडिया एंड वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स 5,000। तो अब ध्यान से देखिएगा, एग्जाम सप्लाई नॉर्मल एग्जाम सप्लाई जो एक्सपोर्ट नहीं हुआ। तो पहले तो आप निकाल लो नेट आईटीसी कितना। नेट आईटीसी मतलब इनपुट और इनपुट सर्विस माइनस 89(4)A में कोई रिफंड क्लेम किया होगा या 89(4)B में कोई रिफंड क्लेम किया होगा, उसका अमाउंट तो कुछ नहीं है। तो नेट आईटीसी आपका 3 लाख रुपए आ गया। नेट आईटीसी 3 लाख, लो कैलकुलेटर फटाफट, 3 लाख आपका आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपको जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स लेना है। तो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कितना, तो जो शिपिंग बिल वैल्यू, वैल्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस या फिर वैल्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस या फिर जो वैल्यू ऑफ सोल्ड इन इंडिया, इंडिया में जो बेची गई, ओके, इंडिया में जो बेचा गया 35, तो वो जो 35 इंडिया में बेचा गया, सुनिएगा, जो 35 इंडिया में बेचा गया उसका 1.5, भाई उसका 1.5 तो बहुत ज्यादा होता है। तो तीनों में से विच एवर इज लोअर, तो विच एवर इज लोअर मतलब कितना हुआ, 15 lakhs हुआ। तो आपका 15 lakhs ये गुड्स का हुआ, प्लस सर्विस का भी लेना पड़ेगा। ओके, तो ये 2050 में से गुड्स का तो 15 lakhs आ गया, प्लस सर्विस का कितना होगा, तो सर्विस का आपका 550 माइनस दिस एडवांस 50 प्लस सर्विस रेंडर्ड 50, मतलब वापस 550 हो जाएगा। 550 माइनस 50 प्लस 50 हो जाएगा, तो 550, यानी 550 आपका सर्विस का हुआ, तो ये 2050 आ गया आपका। तो 2050 ये आ गया। अब आपको क्या लेना है, गुड्स का भी हो गया, सर्विस का भी हो गया। अब आपको टोटल टर्नओवर लेना है। टोटल टर्नओवर लेते वक्त जब आप एक्सपोर्ट का लोगे, सुनिएगा, आप एक्सपोर्ट का लोगे तो एक्सपोर्ट का लेते वक्त ध्यान सुनिएगा, एक्सपोर्ट का लेते वक्त जो आपने ऊपर लिया, कितना लिया आपने, 15 लाख, तो 15 प्लस डोमेस्टिक सप्लाई किया 35, 35 प्लस सर्विस का आपका जीरो रेट फॉर्मूला से जितना आया, ये मत ऐड करना। ओके, सर्विस का क्या कहते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई प्लस नॉन जीरो रेटेड, तो इन दोनों का नेट कितना आया 550, तो 550 जो जीरो रेटेड के हिसाब से आया, प्लस टैक्सेबल सर्विस कितनी दी 5, नॉन जीरो रेटेड 5 दी, प्लस क्या हमें एग्जाम लेना है, नहीं, तो मेरा 60.5 आ चुका। और मेरा अगर 60.5 आ चुका तो मैं रेशियो लगा चुका हूं, रिफंड आ गया। अब वो क्या कहते देखो, what would be your answer if value of domestic clearance of goods A is 8 lakhs in above 0.5? 0.5 में ये ना होते हुए अगर 8 lakhs होता तो आपका आंसर क्या होता, बदल ही जाता। फिर 8 lakhs का 1.5 कितना होता, तो 12, तो 15 17 12, तो फिर आपका जीरो रेट 12 आता। तो फिर वो 12 प्लस यहाँ 8, 12 प्लस सॉरी हाँ 12 प्लस 5.5 कितना सर्विस का, 550 माइनस 50 प्लस 15, तो 5.5 यानी ये आता 17.5, तो आपका एक्सपोर्ट 17.5। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कितना आता, तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर आता जितना ऊपर आपने लिया, मतलब 12 प्लस 8 यहाँ लिया जाएगा, 35 नहीं, फिर 8 लिया जाएगा। वो 8 लेने के बाद जीरो रेटेड 5.5 आया था मेरा, 5.5, और नॉन जीरेटेड मतलब डोमेस्टिक 5, तो ये 5 ले लिया। और आपको एग्जाम कंसीडर नहीं करना है, तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा 30.5, ये आ गया आपका 30.5। नेट आईटीसी वही रहेगा, अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ओके, जो कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया। चलो अब कुछ सीबीएसई क्लैरिफिकेशन, ये कुछ कम था समझने लायक, तो गवर्नमेंट ने और कुछ बोला कि देखो भाई और कुछ कर लो इसमें। अब और कुछ क्या बताया गवर्नमेंट ने, देखो गवर्नमेंट ने कहा रिस्ट्रिक्शन ऑन एलिजिबल रिफंड, ये जो रिफंड आपको दिया जा रहा है इतना सब कैलकुलेशन करके, इसके ऊपर भी और रिस्ट्रिक्शंस। अब देखो क्या रिस्ट्रिक्शंस है, ये सीबीएसई क्लैरिफिकेशन, ये भी पढ़ के जाना भाई। वो कहते हैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ये है कि समझ लो आपके अप्रैल का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, अप्रैल का आपका टर्नओवर फॉर एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड है 20, अदर सप्लाई 30, टोटल हुआ 50।
आपका अप्रैल का आईटीसी है, ओके, CGST 2 lakhs, SGST 2 lakhs और IGST 3 lakhs फॉर आई एंड IS। टोटल आईटीसी आपका 7 लाख है। अब ये 7 लाख का मैंने फॉर्मूला लगाया 89.4 के हिसाब से, 89.4 के हिसाब से मुझे रिफंड कितना आना चाहिए। तो मेरा नेट आईटीसी फॉर आई और IS फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल हुआ 7 lakhs। तो मेरा 7 lakhs आईटीसी हुआ। 7 इंटू मेरा एक्सपोर्ट है अंडर बॉन्ड 20 डिवाइडेड बाय टोटल टर्न और 50, मतलब फॉर्मूला के हिसाब से 2.3 lakhs मेरा रिफंड बनता है। सेकंड वो क्या कहते हैं, सेकंड वो कहते हैं जो मंथ का रिफंड है उस मंथ का रिटर्न फाइल करते वक्त यानी GSTR 3B फाइल करते वक्त आपके पास जो आईटीसी बैलेंस रहेगा यूज करने के बाद, यानी आपका टैक्स पे करने के बाद जो आईटीसी बैलेंस रहेगा वो कितना है 2 lakhs। मतलब आपका टैक्स पे करने के बाद जो बैलेंस रहेगा वो 2 lakhs। ये तो उस मंथ का रिटर्न था। थर्ड वो कहते हैं इसका जब एप्लीकेशन फाइल किया था, रिफंड का एप्लीकेशन मैंने फाइल किया, समझ लो वो फाइल किया मैंने 20 जून को, तो जिस दिन रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया था उस दिन आईटीसी का क्या बैलेंस है, समझ लो उस दिन आईटीसी का बैलेंस है मेरे पास IGST, CGST और SGST मिला के 2.2 lakhs। तो अब इन तीनों में से जो लोअर होगा उसका आपको रिफंड, एक्चुअल रिफंड मिलेगा। तो तीनों में से लोअर कितना 2 lakhs, तो 2 lakhs ही आपको कैश रिफंड मिलेगा। भाई साहब ये देखो क्या कहते हैं, एक बार फिर समझ लो। फॉर्मूला से जो निकाला, जो मंथ का रिफंड है उस मंथ का रिटर्न की डेट पे आपका जो आईटीसी का बैलेंस रहेगा, या जिस दिन अप्लाई करोगे उस दिन आईटीसी लेजर में जो बैलेंस रहेगा, इन तीनों में से विच इज लोअर जो रहेगा वो आपका रिफंड होगा। और ये रिफंड जो है आपको मिलेगा। अब ये रिफंड जो मिलेगा कब मिलेगा, जब आपने अप्लाई किया। तो जब आप अप्लाई करते हो, देखो पहले वाले चार्ट में, जब आप अप्लाई करते हो रिफंड के लिए, तो रिफंड के लिए जब अप्लाई करते हो और आईटीसी का रिफंड अप्लाई करते हो तो उसी वक्त आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट हो जाता है। ओके, रिड्यूस द अमाउंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यानी डेबिट हो जाता है। तो इन शॉर्ट जब आप यहाँ पे, ओके, जब आप यहाँ पे 20 जून को रिफंड फाइल करोगे और कितना रिफंड मिलने वाला है 2 लाख रुपीस, उस वक्त डेबिट होगा। उस वक्त आपके पास बैलेंस कितना है, उस वक्त आपके पास IGST का 1.2 है, CGST का 0.4 है, SGST का 0.6 है। तो सबसे पहला डेबिट आपके IGST को जाएगा, ये आपका आईटीसी लेजर बैलेंस है उस दिन, तो फर्स्ट आपका डेबिट जाएगा IGST को। अब आपको कितना रिफंड मिलने वाला है 2 lakhs, तो उतना क्रेडिट लेजर डेबिट कर दो क्योंकि रिफंड आएगा कैश आपको, तो 1.2। बाकी जो डिवाइड होगा वो इक्वली डिवाइड होगा, कितना बाकी 0.8, तो वो CGST और SGST में इक्वली डिवाइड होगा। ये समझ में आया क्या? तो इस तरह से आपको वो रिफंड मिलेगा। उसके बाद में ओके, ये एक सर्कुलर जो है ये रिस्ट्रिक्शन पढ़ के जाना भाई, ओके, ये एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में रिफंड इन केस ऑफ एग्जम्प्टेड और नॉन GST सप्लाई as per section 16 IGST Act, ZRS includes exempt supply which also includes non-taxable supply। हाँ, अब ख्याल रहे, ZRS मतलब अगर आपका सप्लाई एग्जम्प्ट है, तो एग्जम्प्ट अगर एक्सपोर्ट होता है तो फिर वो 0 रेट चले जाता है, 0 रेट चला है, तो मतलब आपका सप्लाई एग्जम्प्ट है एज पर GST, एग्जम्प्ट है और वो एक्सपोर्ट हो रहा है एज पर GST लॉ, तो रिफंड मिलेगा। आपका सप्लाई नॉन GST सप्लाई है, मतलब अल्कोहल होगा या पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पर एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो भी ZRS माने जाएगा और रिफंड मिलेगा। लेकिन अगर आपने सप्लाई किया, ओके, नॉन GST सप्लाई किया और आपने बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं किया, आपने बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं किया, तो वो केस में आपको, हाँ, नॉन GST सप्लाई होगा, ओके, नॉन GST सप्लाई होगा वेयर नो बॉन्ड और LUT एग्जीक्यूटेड, और आपने एक्सपोर्ट एज पर वैट और एक्साइज लॉ एक्सपोर्ट किया होगा, तो वो केस में भी आपको रिफंड मिलेगा, वो केस में भी रिफंड मिलेगा। इवन दो आपने नॉन GST सप्लाई का अगर बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं किया होगा और आपने एज पर वैट और एक्साइज प्रोसीजर एक्सपोर्ट किया होगा, तभी भी आपको 89.4 में उसके इनपुट के ITC का रिफंड मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी और कुछ उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है, नेट ITC निकालते वक्त आपको जो है कैसे लेना है, ये तो मैंने ले लिया है। चलो ये बाकी तो आप पढ़ सकते हो। हाँ, प्रोविजनल रिफंड, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था प्रोविजनल रिफंड। प्रोविजनल रिफंड क्या है बेटा, कि ZRS वाले गवर्नमेंट के लाडले होते हैं, तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको पहले ही ऊपर पढ़ा दिया है, ओके, ऊपर वाले डायग्राम में। ओके, प्रोविजनल रिफंड आपको ये याद होगा तो,
अगर आपका एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड होगा और आईटीसी का रिफंड होगा तो वो केस में 90% रिफंड आपको इमीडिएट दे दिया जाता है, प्रोवाइडेड दैट आपने कोई ऑफेंस नहीं किया हो लास्ट 5 ईयर में जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व 2.5 करोड़ से ज्यादा ना हो, तो आपको प्रोविजनल रिफंड दे दिए जाते हैं। वही प्रोविजनल रिफंड इन्होंने यहाँ पे कवर किए हैं, प्रोविजनल रिफंड यहाँ पे इन्होंने कवर किए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया रिफंड इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। ओके, आईटीसी का रिफंड बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट हमारा होगा यहाँ पे क्या, तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का रिफंड कैसे मिलेगा। हाँ, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट में यहाँ रीड कर लेता हूँ। हमारा जिरारेस का जो रिफंड था, ये जिरारेस के रिफंड में ध्यान से सुनिएगा, द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग द रिफंड इज 2 ईयर फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। आरपी में क्लेम एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड ऑल्सो। मतलब क्या, वैसे तो टाइम लिमिट आपके पास 2 ईयर्स फ्रॉम द रिलेवेंट डेट है, और रिलेवेंट डेट मतलब ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज। मतलब ये है कि जब आप जो मंथ का जेडारेस का रिफंड आ रहा है उस मंथ का जब रिटर्न की डेट फाइल करोगे वहां से आप 2 साल के अंदर कभी भी क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इमीडिएटली उसी टैक्स पीरियड में क्लेम करना है रिटर्न फाइल करते वक्त, तो आरपी में कैन क्लेम एट द एंड ऑफ एनी टैक्स पीरियड। ओके, तो इन शॉर्ट यहाँ पे कि जैसा कोई भी टैक्स पीरियड है तो वैसे तो एक बार फिर से जो मंथ कंप्लीट हुआ वहां से 2 साल के अंदर वो कभी भी क्लेम कर सकता है, लेकिन इन बिटवीन उसके पहले अगर कोई भी टैक्स पीरियड में उसको क्लेम करना है तो क्लेम कर सकता है, उसका कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट नॉट अप्लीकेबल। एप्लीकेशन फॉर्म RFD 01, मैक्सिमम रिफंड एज पर फॉर्मूला, डॉक्यूमेंट्स एंड कंडीशन, स्टेटमेंट कंटेनिंग नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइस अलॉन्ग विद सच अदर नोटिफाइड पर्टिकुलर्स। तो ये हमने देखा जेआरएस का। इसके बाद हम देखेंगे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। ओके, तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर और उसके बाद में यहाँ पे अलग अलग केसेस में जो रिफंड होगा, तो ये जो टाइटल है रिफंड इन अदर केसेस, एक छोटा सा सीटीपी और एनआरटीपी का मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट है। और सीटीपी और एनआरटीपी के केस में आपका रिफंड जो है, ओके, वो डायरेक्ट रिफंड इन रिटर्न है, 2 ईयर्स फ्रॉम द रिलेवेंट डेट है। और यहाँ रिलेवेंट डेट होगी, ये अमेंडमेंट है, रिफंड ओनली आफ्टर फाइलिंग रिटर्न ऑफ एंटायर पीरियड फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज हेल्ड, ओनली आफ्टर फाइलिंग लास्ट रिटर्न ऑफ सीटीपी और एनआरटीपी। तो ये वाला पॉइंट आप थोड़ा समझ लो कि ये जो यहाँ पे सीटीपी और एनआरटीपी के केस में जो यहाँ उन्होंने अमेंडमेंट की है कि रिफंड कब मिलेगा, 2 साल के अंदर आप क्लेम कर सकते हो सीटीपी एनआरटीपी। अब सीटीपी और एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन आपको पता है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होता है, मे बी 10 दिन 15 दिन, मैक्सिमम 90 डेज, उससे ज़्यादा प्लस 90 डेज ऐसा हो सकता है। तो सीटीपी और एनआरटीपी ने अगर एडवांस में टैक्स जो दिया है वो ज़्यादा दिया होगा और उसका फाइनल टैक्स कम आ रहा होगा, तो वो सिचुएशन में उसको रिफंड मिलता है। पर रिफंड वो कब क्लेम करेगा, जब उसका जो सीटीपी एनआरटीपी का पीरियड होगा, तो उस पीरियड में जिस दिन वो लास्ट रिटर्न देगा, तो लास्ट रिटर्न के बाद 2 साल में वो कभी भी क्लेम कर सकता है। जहाँ तक डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट नॉट अप्लीकेबल, RFD 01, और अमाउंट पेड एक्स्ट्रा इन एडवांस उतना रिफंड उसको मिल जाएगा। और फाइनल रिटर्न बाय सीटीपी और एनआरटीपी उसको देना पड़ेगा, और जिस दिन वो फाइनल रिटर्न देगा वहां से 2 साल के अंदर कभी भी अपना रिफंड क्लेम कर सकता है। बेटा बाकी जो है या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का डिस्कशन, साथ साथ में अदर रिफंड्स और रिफंड ऑर्डर, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो यहाँ ये हमने रिफंड का डिस्कशन देखा। इसके बाद में मेरी एग्जिस्टिंग जो रिकॉर्डिंग है वो अटैच होगी और उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर एज वेल एज यस, जो मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, तो वो जो है इसके बाद अटैच किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आप आ जाओ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर पे। जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का रिफंड कैसे क्लेम करेंगे वो फटाफट डिवाइस कर लेते हैं। तो आर यू रेडी, यस और नो? और दोस्तों आपको अगर ये रिवीजन अच्छा लगे तो आपको क्या करना है आपको पता है। चलिए नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन, मैं चाहता हूं कि ये डिस्कशन जो है आप अच्छे से देखें क्योंकि इस बार ओके इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जिसका फॉर्मूला यहाँ पे रूल 89(5) में ओके गवर्नमेंट ने चेंज किया हुआ है।
तो ये ध्यान से आप ओके ये जो डिस्कशन और फार्मूला क्या चेंज हुआ है और इसके ऊपर जो भी मैंने क्वेश्चन में क्वेश्चंस दिए हैं वो भी आपने सॉल्व करके जाना है। ओके, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। अब इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर मतलब ये आपको पता है कि आपका आउटपुट टैक्स रेट जो है इज लोअर दैन इनपुट टैक्स रेट। तो गवर्नमेंट, अगर आपका आउटपुट टैक्स रेट 12% है और इनपुट टैक्स रेट 28% है, तो आप गुड्स का सप्लाई कर रहे होगे या सर्विस का सप्लाई कर रहे होगे, तो दोनों केस में, दोनों सप्लायर को, गुड्स के या सर्विस के, दोनों केस में आपको जो है जो भी डिफरेंस रेट है उसका आपको रिफंड गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आपने यहाँ पे रिफंड क्लेम जो एप्लीकेशन जाएगा REG 01 में, नो डाउट आपको जनरल प्रोसीजर ये अप्लाई करनी है जो ऊपर दी गई है। अब आपका जो रिफंड क्लेम जाएगा वो विद इन 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। ओके, अब रिलेवेंट डेट क्या होगी? तो रिलेवेंट डेट होगी ओके ड्यू डेट, D/D मतलब ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द पीरियड इन विच सच क्लेम फॉर रिफंड अराइजेस। ओके, मतलब जो भी आपका जो भी मंथ का इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर हुआ होगा, लेट्स से एग्जांपल आप मंथली रिटर्न में हो और मंथ का अगर आप इस मंथ का आपको डिफरेंस का रिफंड क्लेम क्रिएट करना है, तो आपको इस मंथ की जो ड्यू डेट होगी, जैसे अप्रैल का ड्यू डेट ऑफ रिटर्न कब है? तो 20 में, तो 20 में से आगे 2 साल तक आप ये रिफंड क्लेम कभी भी कर सकते हो। नाउ रजिस्टर पर्सन में क्लेम एट द एंड ऑफ एनी टैक्स पीरियड। मतलब ये एंड ऑफ द एनी टैक्स पीरियड का मतलब क्या होता है कि जरूरी नहीं कि आपने 20 मई को ही क्लेम करना चाहिए, और 20 मई को आप एलिजिबल हो गए कि भाई यस, अगर आपको 20 मई को क्लेम करना है तो आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में भी अगर आप अभी नहीं क्लेम कर पाए तो कभी भी 2 साल के अंदर किसी भी टैक्स पीरियड के अंदर आप क्लेम कर सकते हो। डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट यहाँ अप्लीकेबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये आपने खुद एक्स्ट्रा पे किया है, तो यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। फॉर्म RFD 01 होता है। ओके, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड कितना? तो जो नीचे मैं फॉर्मूला बताऊंगा, इस फॉर्मूला से जो भी रिफंड अमाउंट निकलेगा वो आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड रहेगा। ओके, डॉक्यूमेंट्स एंड कंडीशंस। तो आपको यहाँ पे ST मतलब स्टेटमेंट कंटेनिंग नंबर एंड डेट्स ऑफ इनवॉइस रिसीव्ड इश्यूड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। ओके, तो ये जो है आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। अब इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में उन्होंने सिंपली फॉर्मूला क्या बोला है? ओके, और यहाँ जो फॉर्मूले में चेंजेस हुए हैं अभी रिसेंटली, वो चेंज क्या हुए हैं वो भी आपको मैं बता दूं। यहाँ पे उन्होंने कहा मैक्सिमम रिफंड इक्वल्स टू, ओके, फॉर्मूला जो है टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, ओके, डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट ITC। मतलब क्या? आपका जो नेट ITC होगा वो नेट ITC का रेशो निकालो। अब ये नेट ITC कैसे लेना है मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन जो नेट ITC है ओके, उसमें आपका इन्वर्टेड का टर्नओवर कितना है। चलो अब मैं आपको थोड़ा ये बात बता दूं, अगर आपका एक ही सप्लाई है और वो सप्लाई इन्वर्टेड है तो नो डाउट ओके, यहाँ पे जो है वही आपका टर्नओवर रहेगा और वही टोटल टर्नओवर रहेगा, उसमें तो क्या है डिफरेंस का सीधा सीधा आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन आपके 2-3 टाइप के टर्नओवर है, एक इन्वर्टेड वाला है, एक ज़्यादा रेट वाला टर्नओवर है। तो वो केस में इन्वर्टेड वाला टर्नओवर कितना है ओके अगेंस्ट योर टोटल टर्नओवर, तो जो इन्वर्टेड वाला टर्नओवर होगा अगेंस्ट योर टोटल टर्नओवर इनटू नेट ITC, ये आपका प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना पड़ेगा, माइनस टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपने रेशियो निकाल लिया कि भाई आपके टोटल इसमें इन्वर्टेड कितना है, तो उसका इनटू नेट ITC, तो उतना प्रोपोर्शनेट नेट ITC का अमाउंट निकल गया, माइनस जो इन्वर्टेड पे आप टैक्स दोगे, मे बी जो भी लोअर रेट से दोगे 5% 12% उतना माइनस करो। यहां तक तो ठीक हो गया, लेकिन अब उन्होंने ये फॉर्मूला में एडिशन किया है, और ये फॉर्मूला में एडिशन ये किया है, अगर आपने अमेंडमेंट देख लिया होगा तो अमेंडमेंट में मैंने बहुत अच्छे समझा है। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला में एडिशन क्या किया है? तो ये फॉर्मूला में एडिशन उन्होंने ये किया है कि इनटू नेट ITC डिवाइडेड बाय ITC अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। मतलब क्या कि जब आप ये माइनस करोगे तो अब जो है जितना इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का टैक्स होगा पूरा माइनस नहीं होगा, माइनस करते वक्त भी, सुनना मेरी बात ध्यान से, माइनस करते वक्त भी आपका इनटू नेट ITC डिवाइडेड बाय ITC ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, यानी आपका माइनस करते वक्त ओके रेशियो में ही माइनस होगा आपका जो नेट ITC लेवल है डिवाइडेड बाय आपका I और IS का टोटल ITC। ओके, ये फॉर्मूला क्या कहता है थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो नेट ITC लेते वक्त ओके, नेट ITC लेते वक्त यहाँ सिर्फ इनपुट का ही नेट ITC आपको लेना है, इनपुट सर्विस का नहीं लेना है। मतलब आपको जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में रिफंड मिलेगा वो सिर्फ इनपुट्स में, हाँ ख्याल रहे, सिर्फ इनपुट्स, और इनपुट्स के रेट ज्यादा होगी तो उसका ही मिलेगा। अगर आपने कोई इनपुट सर्विस खरीदी होगी, कैपिटल गुड्स खरीदा होगा, तो उसका ITC कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसलिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में और इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में? जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में बेटा
आपको जो रिफंड है आई प्लस आई एस का मिलता है। तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में एक बार फिर से ध्यान रखें, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में सिर्फ इनपुट का ही आपको आईटीसी का रिफंड मिलता है। दूसरी बात आपको बता दूं, अगर 89(4)A 4B का कोई आपने रिफंड क्लेम किए होगे तो वो डिडक्ट हो जाएगा और आपका नेट आईटीसी आएगा। इसलिए अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो ये नेट आईटीसी में सिर्फ इनपुट का ही है, डिवाइडेड बाय ओके आईटीसी अवेल ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। मतलब क्या, जब आप माइनस करोगे तो यह माइनस पूरा डिडक्ट नहीं होगा, ये जो माइनस होगा ओके वो नेट आईटीसी मतलब इनपुट का आईटीसी डिवाइडेड बाय टोटल आई प्लस आईटीसी, वो रेशियो में ही माइनस किया जाएगा। ओके तो ये जो है यहाँ पे बाकी एडजस्टेड टोटल टर्नओवर की डेफिनेशन वही जो हमने रिलेटेड सप्लाई के लिए देखा। ओके और रिलेवेंट पीरियड है ना वो, तो इसमें बस इतना यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है। अब देखो यहाँ क्या हो जाता है, जब आप नेट आईटीसी लेते हो तो नेट आईटीसी लेते वक्त आपने जो भी इनपुट्स खरीदे होंगे ओके, यहाँ एक क्लैरिफिकेशन आया है और वो क्लैरिफिकेशन नीचे मैंने दिए हुए है। ओके और वो क्लैरिफिकेशन है कि नेट आईटीसी मतलब वॉट एवर द टोटल आईटीसी ऑफ इनपुट्स यू हैव टेकन। मतलब हो सकता है कि ऐसा इनपुट हो जो हाई रेट का हो, ऐसा इनपुट हो जो इक्वल रेट का हो, ऐसा इनपुट हो जो यहाँ पे लो रेट का हो, व्हाट एवर इट में भी ओके, जितना भी इनपुट लिया होगा सबका आपको आईटीसी लेना है। नीचे मैंने यहाँ पे नेट आईटीसी के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया है, या आप रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी आपने प्रोक्योर किया है ओके 5 जैसे यहाँ पे देखा जाए तो इनपुट ए 5% वाला, इनपुट बी 18% वाला, तो ये जो आपने टोटल ओके वो इनपुट ज्यादा रेट वाला हो कम रेट वाला, टोटल आईटीसी आपको ले लेना है ओके फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट आईटीसी। ये बात का आप ख्याल रहे तो ही तो हम उसमें से रेशो निकाल सकते हैं। तो हम नेट आईटीसी और आई प्लस आई एस का भी आईटीसी आपको कंसीडर करना है। अब ये आई प्लस आई एस का आईसीटी क्यों कंसीडर करना है, क्योंकि फॉर्मूला में जब आप माइनस करते हो अमाउंट तो माइनस में से अब पूरा माइनस नहीं होगा, इस रेशियो में आपका माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में देखो यहाँ एक मैंने प्रॉब्लम दिया हुआ है और ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का, जो यहाँ पे फॉर्मूला है वो आप अच्छे से ध्यान रख के जाना। और ये जो क्वेश्चन है मैं तो यहाँ सॉल्व करवा ही रहा हूँ, प्लस आप ओके क्वेश्चनर में जो क्वेश्चंस दिए हैं ओके उसको भी अच्छे से देख के आपको जाना है। इज इट क्लियर? ओके सो देखिए यहाँ पे ओके ये जो क्वेश्चन है, जे एंड कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इज एंगेज इन वीविंग yarn into fabrics and provided the following information. Okay, nature of various intrastate supplies during the April 2021, value of supply and etc. Outward supply of fabrics जो टैक्स रेट 2.5% ईच यानी 5% दिया है और वो ओके 30 lakhs. इनवर्ट सप्लाई ऑफ रेयन yarn और वो इनवर्ट सप्लाई जो लिया है वो 6% ईच यानी 12% और ये जो था 5%, यानी इनपुट रेट जो है ओके यहाँ पे इनपुट का जो रेट है वो ज़्यादा है और आउटपुट का रेट कम है। ओके ये इनपुट सर्विसेज भी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर इनपुट सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे वो भी जगह तक देखा जाए तो इनपुट सर्विसेज 5% वाला सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। और इनवर्ट सप्लाई ऑफ मशीनरी कैपिटल गुड्स भी है, लेकिन ख्याल रहे ओके सबसे पहले मैं निकालूंगा नेट आईटीसी। नेट आईटीसी लेते वक्त जो है मैं सिर्फ इनपुट का लूंगा, यानी 24 लाख का 12%। ओके तो 24 लाख का 12% यानी 2,88,000 ओके ये मेरी अमाउंट होगी। ओके ये मेरा नेट आईटीसी होगा। उसके बाद में अब मुझे फॉर्मूला क्या चाहिए, नेट आईटीसी तो आ गया, उसमें अब मुझे चाहिए कि टर्नओवर ओके टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। अब इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का टर्नओवर कितना है बेटा 24 लाख, तो टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर एक मिनट सॉरी टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर कितना है तो मेरा 30 लाख है। ओके जो मेरा आउटवर्ड सप्लाई है, तो टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर मैंने 30 लाख ले लिया। ओके डिवाइडेड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर। अब टोटल एडजस्टेड टर्नओवर मेरा ओके जहाँ तक है उतना ही रहेगा, 30 लाख ही रहेगा, क्योंकि एक ही मेरा सप्लाई है 30 लाख ही रहेगा। हो सकता है आपकी डोमेस्टिक सप्लाई तो वो केस में बदल जाएगा, लेकिन चलो यहाँ पे टोटल एडजस्टेड टर्नओवर भी उतना ही रहेगा और वो है यहाँ पे 30 लाख। बाकी तो तीनों इनपुट की परचेसेस है। तो यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो देखो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर यानी हमारा नेट आईटीसी ओके, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर। ओके ये जो रेशियो निकल गया इनटू नेट आईटीसी माइनस जो टैक्स आएगा मेरा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का। तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का टर्नओवर कितना 30 लाख, उसका जो टैक्स है 5% 1,50,000, तो ये 1,50,000 ओके इनटू, हाँ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनटू आपको अब पूरा माइनस नहीं करना है, इनटू आपका जो नेट आईटीसी है यानी 24 लाख डिवाइडेड बाय आई प्लस आई एस, यानी आई प्लस आई एस यानी कितना हो गया ओके 2,88,000। हाँ
इंटू नीट आईटीसी और आई प्लस आई एस का आईटीसी, तो निकालो आई प्लस आई एस का आईटीसी। तो आई प्लस आई एस का आईटीसी आपका जो आता है वो अराउंड 3,08,000 आता है। तो आई प्लस आई एस का आईटीसी 3,08,000 यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये जो है बेटा नीट आईटीसी डिवाइडेड बाय आई प्लस आई एस का आईटीसी, इस रेशियो में अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा। तो इस रेशियो में यहाँ पे, सॉरी बेटा, इस रेशियो में यहाँ पे हम अमाउंट डिडक्ट करेंगे। इस रेशियो में वो अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा, तो आपका जो रिफंड आएगा 1,47,000 आएगा। तो ये प्रॉब्लम आपने केयरफुली देखना है। इससे रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने मिले तो जरूर सॉल्व करना है विद दिस न्यू फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे चलिए, एक इंपॉर्टेंट बात जो इसमें आपको याद रखनी है वो ये है कि कुछ गुड्स के केस में आपको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के रिफंड नहीं मिलते हैं। वो कौन से गुड्स हैं? ओके, वुवन फैब्रिक्स होगा, नीटेड कोटेड फैब्रिक्स होगा, रेल लोकोमोटिव्स होगा तो नहीं मिलते हैं। ओके, आल्सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होगी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर कंस्ट्रक्शन सर्विस वगैरह होगी तो वो केस में भी आपको रिवर्स इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के आईटीसी के रिफंड नहीं मिलते हैं। साथ साथ में आपने ये वाला सर्कुलर अच्छे से पढ़ के जाना है। ये वाला सर्कुलर क्या कहता है? ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कहता है कि अगर आपका सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई नील रेट होगा या एग्जम्प्टेड होगा, आई रिपीट, आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड होगा या एग्जम्प्ट होगा तो वो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के लिए कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि वो तो नील रेट है और एग्जम्प्टेड है। लेकिन अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई कंसेशनल रेट होगा, नील नहीं है, कंसेशनल रेट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पार्टली एग्जम्पशन दिया होगा या कंसेशन दिए होंगे, तो अगर आपका कंसेशनल नोटिफिकेशन होगा और नील नहीं है, एग्जाम नहीं है, कंसेशनल है, तो कंसेशनल होगा तो वो केस में वो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के लिए कंसीडर किया जाएगा। वो नील और फुल्ली एग्जाम नहीं होना चाहिए। वो अगर कंसेशनल होगा जिसकी वजह से आपको टैक्स पेबल है। सर कंसेशनल का मतलब क्या? कि अगर आपका रेट 12% है और आपको गवर्नमेंट ने 50% एग्जम्पशन दिया है, कंसेशन दी है, तो 6% है, मतलब आप कुछ दे रहे हो। अगर दे रहे हो तो वो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के लिए कंसीडर किया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपका सेम गुड्स रहा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका सेम गुड्स रहा, सेम गुड्स रहा मतलब क्या? एक ट्रेडर है, ट्रेडर ने गुड्स खरीदा, ओके, खरीदते वक्त 12% और बेचते वक्त वो गुड्स का रेट हो गया 6%। सेम गुड्स का रेट होगा तो आपको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का रिफंड नहीं मिलता है, क्योंकि गुड सेम है। ओके, तो आउटपुट आपका बीइंग सेम होगा, ओके, तो वो सिचुएशन में रेट कम हो जाता है फ्यूचर में, तो आपको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के रिफंड नहीं मिलते। लेकिन वो अगर रेट कम हुआ होगा बिकॉज ऑफ कंसेशन, आई रिपीट, बिकॉज ऑफ कंसेशन, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कंसेशन दिए होंगे और स्पेशल बेनिफिट दिए होंगे और उसके वजह से कम हुआ होगा, तो फिर आपको यहाँ पे रिफंड मिल सकते हैं। इन सिंपल वर्ड, अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई ओके नील रेट होगा तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में रिफंड नहीं मिलेंगे, वोनली एग्जाम्प्ट होगा तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में रिफंड नहीं मिलेंगे। अगर सेम गुड्स खरीदते वक्त अलग रेट है और बेचते वक्त कम रेट है तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे कि अगर आपका सेम गुड्स आप सेल कर रहे हो और कंसेशन दिया होगा गवर्नमेंट ने, तो वो सिचुएशन में आपको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर की केस मानी जाएगी और वो केस में रिफंड दे दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड देखे। ओके, चलिए नेक्स्ट बेटा आते हैं रिफंड। रिफंड इन केस ऑफ यूआईएन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, इट इज कवर्ड बाय रूल 95। अगर आप देखोगे तो ये रूल 95 में कवर्ड है। तो जनरली क्या होता है बेटा यहाँ पे कि कुछ नोटिफाइड इंस्टीट्यूट है जैसे जिनको यूआईएन लेना पड़ता है, जिनके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जैसे एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉन्सुलेट और एम्बेसी ऑफिस और एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय द कमिश्नर, जिसमें कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट ये जो है ये नोटिफाइड पर्सन है ओके बाय द कमिश्नर। तो इन लोगों को जो है बेटा यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। चलिए, तो अब ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है तो जो भी इनको सप्लाई करेगा, एनी सप्लाईज मेड टू यूनाइटेड नेशन बॉडीज और एम्बेसीज, तो ये क्या करते हैं कि जो भी सप्लाई आएगा तो सप्लायर तो जीएसटी लगा देता है, सप्लायर जीएसटी लगा देता है और गवर्नमेंट को पे कर देता है। लेकिन ये जो लोग परचेस करते हैं तो इनको परचेसेस का रिफंड मिलता है, जिसके लिए इनके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। और ये रिफंड जो है, टाइम लिमिट कितना दिया गया है? तो टाइम लिमिट ओके क्लेम कर सकते हैं विद इन 2 ईयर्स। यहाँ करेक्शन कर लेना और यहाँ पे डाल देना विद इन 2 ईयर्स। अब 18 मंथ्स नहीं है, विद इन 2 ईयर्स। ओके, तो एप्लीकेशन कर सकते हैं विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर इन विच सप्लाई वाज रिसीव्ड। समझ लो ओके मुझे सप्लाई मिला अप्रैल में, तो मेरा क्वार्टर कौन सा है? अप्रैल, मई, जून। तो जो 30 जून होगा वहां से 2 साल के अंदर मैं कभी भी एप्लीकेशन कर सकता हूँ। ओके, ये तो रही बेटा टाइम लिमिट। उसके बाद में
ओके, डॉक्यूमेंटेशन क्या होगे, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस क्या होगी रिफंड की, तो ये सब आप रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली जिनके पास यूआईएन होता है, हाउ टू क्लेम द रिफंड, मैंने डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा रिफंड की केस है रिफंड टू टूरिस्ट। बाकी तो हमने वो सारे ऊपर इंपॉर्टेंट रिफंड के प्रोविजंस देख लिए हैं। हाँ, अब देखो बेटा, जो भी रिफंड की प्रोविजंस बाकी है, जैसे टूरिस्ट होगा, अगर कोई टूरिस्ट होगा तो वो भी यहाँ पे आईजीएसटी की रिफंड क्लेम कर सकता है अगर वो इंडिया के बाहर जा रहा होगा तो वो मैंने यहाँ पे दिया है। अगर आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो ई कैश लेजर का रिफंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ई कैश लेजर का रिफंड। तो ई कैश लेजर का रिफंड आप क्लेम कर सकते हो विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। और ये रिफंड जो है आप अपने जीएसटीआर 3B में जो आपका रिटर्न का फॉर्म है उसमें ही क्लेम कर सकते हो। लेकिन फिलहाल ओके, अभी तो कॉमन पोर्टल पे प्रोसीजर RFD 01 में है, लेकिन लॉ ये कहता है कि आपकी रिटर्न जो है, रिटर्न में ही आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का रिफंड क्लेम कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, अमाउंट ऑफ रिफंड, तो जो भी एक्सेस बैलेंस होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। लेकिन बेटा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो 2 years है, ये 2 year यहाँ काट दो। ओके, 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट ये काट दो, क्योंकि सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन आ चुका है। और वो सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन ये आ चुका है कि अगर कैश लेजर का रिफंड होगा तो वहाँ टाइम लिमिट अप्लीकेबल नहीं है। वो रिफंड आप कभी भी क्लेम कर सकते हो, उसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। आप सेम मंथ में क्लेम कर सकते हो या बाद में कभी भी क्लेम कर सकते हो। साथ साथ में जो TDS और TCS आपके कैश लेजर में जमा होता है, ओके, तो उसका भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। इसलिए ये 2 years यहाँ से आप ओके कट कर देना। उसके बाद में नेक्स्ट ई कैश लेजर का रिफंड, स्पेशली CTP और NRTP को भी रिफंड मिलता है, क्योंकि उन्होंने प्रोविजनल बेसिस पे जो टैक्स पे किया होगा एस्टिमेटेड लायबिलिटी पे, वो अगर यहाँ पे ज़्यादा पे कर दिया होगा तो वो भी रिफंड क्लेम कर सकते हैं, CTP और NRTP। उसके बाद में कोर्ट के ऑर्डर पे रिफंड जो होगा, देन प्रोविजनल असेसमेंट के बाद जब फाइनल असेसमेंट होगा तो वहाँ से 2 साल के अंदर आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। और रॉन्ग पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब आपने रॉन्ग हेड में पे किया होगा, जैसे IGST पे करना था और आपने CGST HGST पे कर दिया, या आपने CGST HGST पे करना था और IGST पे कर दिया, तो जो आपको रिफंड मिलेंगे वो रॉन्ग हेड ऑफ टैक्स का भी आपको जनरल प्रोसीजर से विद इन 2 years यहाँ पे रिफंड मिलेंगे। और आपने एक्सेस पे कर दिया होगा तो वो रिफंड सप्लायर को या बायर को, दोनों में से किसी को भी वो रिफंड मिल सकता है। उसके बाद में यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिफंड, ओके, तो ये मैंने जनरल प्रोसीजर में ऊपर एक्सप्लेन किया ही था कि ऑर्डर क्या होती है, RFD 05 क्या होता है, RFD 06 क्या होता है, तो ये आप रीड कर सकते हो रिगार्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिफंड। और इंटरेस्ट ऑन डिले रिफंड, तो जहाँ तक है अगर आपने 60 डेज के अंदर, ओके आई रिपीट, अगर आपने 60 डेज के अंदर गवर्नमेंट ने रिफंड आपको नहीं दिया तो गवर्नमेंट आपको 6% पर एनम से रिफंड देगी और वो 61th डे से देगी। और अगर अपील या कोई प्रोसीडिंग की वजह से रिफंड मिल रहा है तो आपको 9% पर एनम से आपको ये रिफंड दिया जाएगा। तो ये सारा था इंटरेस्ट ऑन डिले रिफंड। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड बेटा दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफंड। मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस मैंने इसमें कवर कर ली है। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। ये सेशन मैंने यहाँ जैसे पार्ट में रिकॉर्ड किया और आपको मैंने कंबाइन करके दे दिया है। तो रिफंड चैप्टर की आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन हुई होगी। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हमारा टॉपिक एंड होता है और वो था रिफंड।